नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि वीडियो के एजुकेशनल पर्पज के लिए अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपनी सोच समझ के साथ करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले कि मार्केट का मंडे का माहौल कैसे होने वाला है, कितने स्टॉक्स में गिरावट आएगी, किन किन स्टॉक्स के अंदर अपर सर्किट लगेंगे। ठीक है, क्योंकि अपर सर्किट का महीना चल रहा है, क्योंकि इसी महीने में सबसे ज्यादा अपर सर्किट लगते हैं, खासतौर पे मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर। ठीक है, लेकिन मार्केट के बारे में हमेशा एक स्ट्रेटेजी होती है कि वर्ल्ड की कोई भी मार्केट हो, कोई भी कंट्री की मार्केट हो, एक मार्केट दूसरी मार्केट को हमेशा फॉलो करती है। अगर एक मार्केट में उसके पास गिरावट आएगी तो उससे रिलेटेड दूसरी मार्केट है उसमें गिरावट जरूर रहेगी, क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की दुनिया में ये फिनोमिना बिल्कुल लागू होता है। ठीक है, तो हमारी मार्केट से पहले हम एक बात नजर डालते हैं यूरोप के मार्केट पे और न्यूयॉर्क के। अगर यूरोप के मार्केट की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे NYSE कंपोजिट आता है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जो रात को 7:15 से चलता है और रात को 1:45, मतलब सुबह 1:45 तक ये चलता है। ठीक है, तो यहाँ का जो आंकड़ा होता है वो इंडियन स्टॉक मार्केट को काफी ज्यादा इंपैक्ट करता है। हालांकि यहाँ पे अगर सब कुछ स्मूथ चलता है, कंटिन्यू पूरे हफ्ते प्रोग्रेस सही रहती है और गिरावट आती है, तो उस गिरावट से हमारा जो सेंसेक्स होता है वो फ्लक्चुएट नहीं होता। ठीक है, वहां गिरावट तो नहीं होगी लेकिन हल्का सा फ्लक्चुएशन तो आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, जब आपको पता है कि जब हमारा स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हुआ था 5 से 7 अगस्त के आसपास, तब जब हमारा सेंसेक्स कम से कम 3,500 पॉइंट के आसपास यहाँ पे गिरा था, लेकिन उस टाइम जो न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है उसमें कम से कम 1000 पॉइंट की आपको गिरावट देखने को मिली थी। डो जोन्स के अंदर 1500 की गिरावट देखने को मिली थी और निक्की के अंदर कम से कम 4500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी। जबकि जापान में तो क्या थी, ब्याज दरों में भी काफी चेंजेस हुए थे, तो वहां की मार्केट में गिरावट कुछ ज्यादा ही थी। ठीक है, लेकिन न्यूयॉर्क के अंदर क्या था, जब 1000 पॉइंट गिरा था तो हमारे यहाँ पे 3500 पॉइंट गिर गया। तो देखो, अगर हम बात करते हैं पिछले फ्राइडे की, तो यहाँ पे देखो पिछले फ्राइडे को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में काफी अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिला है। 142 पॉइंट के आसपास है और डॉव जोन्स की जो एक इंडस्ट्रियल एवरेज को दिखाता है यूरोप का, कि यूरोप की जितने भी इंडस्ट्रीज होती है जो बड़ी बड़ी है उनकी जो एवरेज आती है, उनकी इंडिसेज भी काफी रिस्पॉन्स भी यहाँ पे काफी ज्यादा पॉजिटिव है। साथ में वन डे का चार्ट करें तो इसके अंदर कम से कम 228 पॉइंट की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलती है। और वहीं पे बात करें हमारे सेंसेक्स को, तो देखो सेंसेक्स में सबसे बड़ी न्यूज तो ये है कि सेंसेक्स ने अब तक ऑल टाइम सबसे हाई रिकॉर्ड दर्ज किया है। सेंसेक्स ने अपना जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया, क्योंकि अब तक सेंसेक्स सबसे हाई पोजीशन पे इसी टाइम बैठा हुआ है। ठीक है, इससे पहले इतनी हायर पोजीशन पे सेंसेक्स कभी नहीं गया था। तो ऑल टाइम लाइफ टाइम इसका जो सबसे हायर पॉइंट है वो इस टाइम सेंसेक्स पे चल रहा है। और जब ऐसा कोई टाइम आता है तो उस टाइम अपर सर्किट सबसे ज्यादा लगते हैं स्टॉक मार्केट में। ठीक है, आपको देखा होगा कि भाई फ्राइडे को कुछ गिरावट देखने को मिली थी, उसके 3 रीजन है। देखो, सबसे पहला रीजन की वीकेंड होता है, तो वीकेंड पे तो मार्केट हमेशा डाउन जाती है। ठीक है, पूरे महीने से मार्केट अप था, ग्रो कर रहा था, लेकिन वीकेंड था तो वीकेंड के ऊपर मार्केट हमेशा डाउन जाती है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन था वो था कि मंथ का एंड। मंथ के एंड में क्या होता है कि कंपनीज के अंदर ऑडिट वगैरह चलते हैं, तो उस टाइम जो फाइनेंशियल टर्म्स होती है उनको पोस्टपोन कर दिया जाता है। जैसे ऑडिट में आपको पता है इन्वेंट्री, एसेट वगैरह इन सभी के काउंट होता है, कंपनी में क्या लॉस हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ, क्योंकि उन्हीं के बेस पे नेक्स्ट मंथ का डिसीजन लिया जाता है। तो उस टाइम क्या होता है, जो भी फाइनेंशियल टर्म्स होती है उन सभी को पोस्टपोन कर दिया जाता है। जितने पीओ ऑर्डर्स वगैरह होता है उनको पोस्टपोन कर दिया जाता है। हालांकि टर्मिनेट नहीं होता, लेकिन पोस्टपोन होता है ताकि ऑडिट के दौरान कोई भी दिक्कत ना आए। बाद में उसको फिर से एक्टिवेट कर दिया जाता है और उसमें कम से कम इंडियन स्टॉक मार्केट में 3 से 5 तारीख के आसपास का टाइम लग जाता है ऑडिट को कंप्लीट होने में। तो देखो, सेंसेक्स जो है अपनी हायर वैल्यू पे है, सब कुछ पॉजिटिव है, मार्केट बिल्कुल स्मूथ चल रही है। तो जाहिर सी बात है कि भाई 5 तारीख से जैसे इनके ऑडिट्स वगैरह कंप्लीट होंगे, आपको बहुत ज्यादा स्टॉक्स के अंदर आपको अपर सर्किट देखने को मिलेगा। खास तौर पे जितने मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि भाई साहब सजलोन एनर्जी का क्या सिनेरियो चल रहा है, जेपी पावर, रतन पावर, विकास इकोटेक, एचएल इन्फो सिस्टम, इनमें अपर सर्किट कब से लगेंगे। तो देखो 5 साल से 5 तारीख को जैसे ही ऑडिट खत्म होंगे इनके बाद इन सभी स्टॉक्स में आपको अपर सर्किट देखने को मिलेगा। 5 से 10 तारीख के बीच में आपको अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिलेगा इनमें, और छोटा मोटा नहीं, जबरदस्त लेवल का यहाँ पे आपको अपर सर्किट देखने को मिलेगा। ठीक है, जब सेंसेक्स और हमारी मार्केट अपनी हायर वैल्यू पे है तो जाहिर सी बात है कि भाई अपर सर्किट तो लगने हैं। इसके पीछे कोई ये नहीं है कि भाई तुक्केबाजी या प्रेडिक्शंस, यहाँ पे आंकड़े बोल रहे हैं, जो आंकड़े हैं वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सेंसेक्स जब अपनी हायर वैल्यू पे हो तो मार्केट डाउन है ही नहीं। मार्केट कहाँ पे डाउन है। ठीक है, और ये जितने भी स्टॉक्स के मैंने नाम लिए, जो पावर सेक्टर वगैरह के स्टॉक है, केमिकल स्टॉक्स है, तो देखो इनका तो डाउन होना बिल्कुल भी जायज नहीं है, क्योंकि इनके रिवेन्यू वगैरह भी अच्छे हैं। हालांकि देखो हर क्वार्टर के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव आता है, देखो कुछ प्रोग्रेस डाउन हो जाती है, कुछ प्रोग्रेस ज्यादा हो जाती है, ये तो नतीजे होते हैं सेल्स और ऑपरेशन टीम के। तो देखो प्रॉफिट सभी कंपनियों को हुए हैं, लेकिन किसी को कम हुआ है, किसी को ज्यादा है, किसी के क्वार्टरली कम हुए हैं, किसी के क्वार्टरली ज्यादा हुए हैं। अब देखो अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के जो रिजल्ट्स आएंगे इसमें और भी थोड़ा सा कम हो सकता है, क्योंकि सितंबर में पितृ
वगैरह का महीना चलता है, तो लोग इसको अशुभ मानते हैं, इस दौरान काम भी लोग कम ही करते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि इनका इम्पैक्ट मार्केट पे तो पड़ेगा।